स्वागत है साथियों आप सभी का परीक्षा साथी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज की क्लास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर एमसीक्यू क्लास मैंने पहले ही कंडक्ट किया है। अगर आप सबों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एमसीक्यू क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके एमसीक्यू क्लास को अटेंड कर सकते हो। आज की क्लास कंप्लीट थ्योरी क्लास है। इस थ्योरी क्लास के अंतर्गत वर्ष 1885 से 1947 तक का जो इतिहास रहा, यानी भारत की आज़ादी की जो कहानी रही है, आज़ादी का इतिहास रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यानी हमारी यात्रा कांग्रेस के गठन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 15 अगस्त 1947 तक का दिवस है। आप सब जानते हो भारत देश ने अपनी स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को सदियों से चला आ रहा भारत में अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और भारत ने आज़ादी की हवा में सांस ली। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला पर यूनियन जैक झंडे को उतारा गया और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतीय तिरंगा झंडा को फहराने का काम किया, जिसे ध्वजारोहण के नाम से जानते हैं, क्योंकि झंडा को नीचे से ऊपर ले जाया गया और रस्सी खींचकर फहराया गया था। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी कि पूरी कहानी आज़ादी की क्या रही थी। इस क्लास में जो टॉपिक चर्चा होने वाला है, ये सारे टॉपिक चर्चा होने वाले हैं जो मेजर टॉपिक हैं। इनके अंतर्गत जितने भी छोटे टॉपिक्स हैं उनकी भी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस के गठन के ऊपर। कांग्रेस का गठन कब हुआ आप सब जानते हो। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ ही भारत के आज़ादी की कहानी शुरू होती है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घटना जो स्थापना हुई वो भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद का परिणाम था। यानी 1857 की क्रांति के उपरांत जो भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ था। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति एकजुटता, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। क्योंकि राष्ट्र एक समान विचारधारा, एक समान इतिहास, साझा मूल्य और संस्कृति का देश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहा जाता है, नेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है, नेशन कहा जाता है। ये सब हमने आपको अलग अलग क्लासेज के माध्यम से पढ़ा रखा है। ठीक है, स्वागत है सभी का, सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है। आइए समझते हैं। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, देखो एक बालक कह रहा है कि गरीबों का कुछ ख्याल रखा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आज के अवस्था में आप लोग इतने ज़्यादा गरीब हो। अगर आप 300 रुपया खर्च करके इंटरनेट पैक रिचार्ज करवा सकते हो तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आप कोर्स परचेज करने के लिए भी 500 और 1000 रुपया भुगतान कर सकते हो। ये कहना कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे तो ये तो फिर वही बेईमानी वाली बात हो गई। खैर, अब समझते हैं पूरे टॉपिक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके पहले थोड़ी कहानी को हम समझते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? देखो साथियों, भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ? भारत में आने वाला पहला यूरोपीय जो था वो कौन था? भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली था। पुर्तगालियों का आगमन भारत में 1498 में हुआ और इसी क्रम में देखोगे अलग अलग आए। हालांकि बहुत सारे यूरोपीय आए, उन यूरोपियों में सर्वोच्चता कौन हासिल किया? उन सभी यूरोपियों में सर्वोच्चता अंग्रेजों ने हासिल किया। अंग्रेज भारत में कब आए थे? अंग्रेज भारत में पहली बार
कब आए? अंग्रेज भारत में पहली बार 1607 में आए। 1607 में राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर कैप्टन हॉकिंस का भारत में आगमन हुआ था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ और मुगल शासक से मुगल साम्राज्य के साथ व्यापार करने का अधिकार की मांग किया। किसकी मांग किया? भारत के साथ व्यापारिक अधिकार की मांग किया। लेकिन उस समय मुगल दरबार में पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित था, जिसके कारण जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार प्रदान नहीं किया। लेकिन जब 1612 में स्वाली की लड़ाई में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने, जो कि एक अंग्रेज कैप्टन है, पुर्तगाली बेड़े को द्वीप के पास समुद्र में डुबो दिया, तब जहांगीर इससे प्रसन्नचित्त हुआ। अंततः उसने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दिया। तो भारत में यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में लगाया था। और इसी क्रम में धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक वर्चस्व लगातार बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया। आगे चलकर के आप देखोगे, बात को समझिए, आगे चलकर आप देखोगे तो सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने 1757 की लड़ाई की। 1757 में वॉर ऑफ प्लासी किया, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध की बात करें, यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत है। और साम्राज्यवाद क्या किसे कहते हैं? साम्राज्यवाद का मतलब होता है, साम्राज्यवाद का मतलब आप समझिएगा कि जब कोई देश शक्ति का उपयोग करके दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और उसके संसाधनों का उपयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करता है, तो ऐसी व्यवस्था को साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत कब हुआ? भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत प्लासी की लड़ाई के साथ हुआ था। किस लड़ाई के साथ? प्लासी की लड़ाई के साथ हुआ था ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत। यहां से देखो, शुरुआती समय में अंग्रेज क्या आए थे, यानी अंग्रेजों का जब भारत आगमन हुआ तो भारत आए थे तो इनका उद्देश्य क्या था? क्या भारत में कोई साम्राज्य स्थापना करना इनका उद्देश्य था? नहीं, शुरुआती समय में तो इनका उद्देश्य कोई साम्राज्य स्थापना करना नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य व्यापार के द्वारा मुनाफा प्राप्त करना था, यानी व्यापारिक मुनाफा कमाना ही इनका उद्देश्य था। ट्रेड बेनिफिट कमाना चाहते थे, व्यापारिक मुनाफा कमाना, ट्रेड मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य था। यह देखने को मिलता है कब? जब पहली बार अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। और भारत में अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत कब की? 1757 में किया, प्लासी के युद्ध के साथ यह शुरू हुआ था। उसके बाद आप देखोगे कि लगभग 100 वर्षों का इतिहास रहा और 1857 में 1857 में 1857 की क्रांति हुई। ये क्रांति क्या था? भारतीयों के द्वारा एक क्रांति की गई और जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद था भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना। हालांकि यह परंपरागत तरीका था, परंपरागत, ट्रेडिशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल कहा जाता है। तो यहां याद रखना कि जब मैं क्रांति की बात करता हूं तो यह उद्देश्य क्या था इस क्रांति का? इस क्रांति का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना, भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना। ठीक है। और आज की क्लास लंबी चलने वाली है, लगभग 5 से 6 घंटे की पूरी क्लास होगी, क्योंकि हम पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, पानी का बॉटल अपने पास रखिएगा, थोड़ा थोड़ा जल
पीते रहिएगा ताकि आपका गला ना सूख जाए, ठीक है, क्योंकि यह क्लास लंबी चलने वाली है। समझिए, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना या ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति इसका उद्देश्य था। अब एक बात समझने वाली है कि आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई। 1857 की क्रांति के पीछे का कारण क्या है? देखो, बहुत सारे कारण थे। आपको एक शॉर्ट और समरी के हिसाब से आप समझिए, इन 100 वर्षों में ये जो 100 ईयर्स रहा, इस 100 ईयर्स में आप देखो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। इन 100 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों ने क्या किया? अपना विस्तार किया। और भारत में अंग्रेजों ने अपनी विस्तार कहां से शुरू किया? बंगाल से शुरू किया। बंगाल से इसलिए शुरू किया क्योंकि बंगाल एक सुरक्षित स्थान था, भारत के अन्य जो देसी शासक थे उनसे भी सुरक्षित था। यह एक उर्वर क्षेत्र था, यानी समृद्ध था, और एक तटीय क्षेत्र था जो व्यापार के लिए भी उचित स्थान प्रदान करता था। इसलिए बंगाल से ही अपनी विजय यात्रा को अंग्रेजों ने शुरू किया। धीरे धीरे यह विजय यात्रा तो बंगाल तक तो सीमित नहीं रहा। नहीं, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बंगाल को केंद्र बनाकर संपूर्ण भारत को जीत लिया। केंद्र किसको बनाया? बंगाल को। और जीत किसको लिया? पूरे भारत को जीत लिया। पूरे भारत को जीतने का काम किया था। बात समझ में आई? तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। और सबसे पहले बंगाल से हुआ। बंगाल के बाद आप देखोगे अन्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ, जैसे मैसूर के क्षेत्र में विस्तार हुआ, हैदराबाद, मराठा, पंजाब, और इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया। जितने सभी गवर्नर जनरलों ने मिलकर के ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, उतना अकेले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो नीतियां लेकर आया, जिसके अंतर्गत युद्ध, हड़राज्य हड़प की नीति और कुशासन की नीति जो थी, इसके आधार पर इन साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा, किसके द्वारा? इन साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा आप गौर करोगे अंग्रेजों ने भारत में बहुत ज्यादा विस्तार किया। और न केवल वो विस्तार कर रहा था, बल्कि बहुत सारी नीतियां लागू कर रहा था, चाहे वो राजस्व की नीति हो या सामाजिक धार्मिक सुधार की नीति हो, संवैधानिक सुधार हो, ये तमाम सारी नीतियां लागू कर रहा था। और इन्हीं नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता की प्रतिक्रिया के तौर पर 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1857 की क्रांति का कारण क्या है, तो एक लफ्ज में आप समझिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता की प्रतिक्रिया, नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता की प्रतिक्रिया थी। भारतीय जनता की प्रतिक्रिया, ठीक है। अब एक बात समझिए, 1857 की क्रांति क्या सफल हुआ? क्या भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया? उत्तर है नहीं, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त न किया जा सका। लेकिन आप गौर करोगे कि 1857 की क्रांति का एक बेहतर परिणाम क्या हुआ? एक परिणाम यह हुआ कि इसने देश की जनता को एकत्रित करने का काम किया। लोगों के दिलों में भारत के प्रति एक एकजुटता की भावना का विकास किया। अंततः आप कह सकते हो कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। यहां से किसका डेवलपमेंट होता है? यानी भारत में आप गौर करोगे, यह क्रांति सफल तो नहीं हुआ, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में
राष्ट्रवाद का विकास हुआ, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। किसका? नेशनलिज्म का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब आप गौर कीजिए साथियों कि जब मैं बात करता हूं कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यह राष्ट्रवाद आपको मैंने समझाया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होता है, और इसी राष्ट्रवाद जो धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है, उसी का परिणाम 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तौर पर देखने को मिलता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद का चरम बिंदु आप मान सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ठीक है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि 1885 के पहले भारत में कोई राजनीतिक संगठन गठित नहीं किया गया। बहुत सारे राजनीतिक संगठन गठन किए गए, लेकिन वो सभी संगठन जो कांग्रेस के पूर्व भारत में गठित किया गया था वो क्षेत्रीय स्तर पर था। यानी कि वो सामरिक स्तर का नहीं देखने को मिलता है। वो कैसा देखने को मिलता है? वो क्षेत्रीय स्तर का देखने को मिलता है। कैसा? क्षेत्रीय स्तर का। और उसमें कोई देश की आजादी के प्रति भाव नहीं है, वो केवल अपने सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। जबकि आप देखोगे कि जब कांग्रेस अस्तित्व में आया तो यह अखिल भारतीय संस्था के रूप में अस्तित्व में आया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश के लोगों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट सोसाइटी को प्रतिनिधित्व करता था। और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की आजादी के आंदोलन को साथ लेकर चला। यानी भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, और इसी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन लड़े गए, जिसका परिणाम भारत की आजादी के रूप में सामने आया था। तो आप ये भूमिका समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही आजादी की आंदोलन क्यों शुरू हो रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन है? यह एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी हैं। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। देखो ये भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है कि ये कहां से बिलोंग करते थे? स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। और स्कॉटलैंड ग्रेटर ब्रिटेन का एक पार्ट है। ग्रेटर ब्रिटेन जो है उसका एक पार्ट देखने को मिलता है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। तो हमें एक जानकारी मिलती है, और ये जानकारी क्या मिलती है? इस जानकारी को समझिए। देखो जानकारी ये मिलती है कि 1878 में 1878 में भारत का वायसराय कौन है? भारत का वायसराय उसमें लॉर्ड लिट्टन था। लिट्टन के द्वारा कई सारे कानून लाए गए, चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जिसके माध्यम से देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, या आर्म्स एक्ट हो जिसके माध्यम से भारतीयों के हथियार रखने के परंपरागत अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, या सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष करना हो। 1876 का शाही अधिनियम और 1877 का दिल्ली दरबार, ये तमाम सारी चीजें लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में किया गया। तो 1878 में आप देखोगे कि A.O. ह्यूम का भारत के वायसराय मिंटो के साथ, भारत के वायसराय मिंटो के साथ शिमला में मुलाकात हुआ। माफी चाहूंगा, वायसराय लिट्टन के साथ शिमला में मुलाकात हुआ। शिमला को अंग्रेजों के ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? डलहौजी ने। इसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो ये 1878 में A.O. ह्यूम का भारत के वायसराय लिट्टन के साथ मुलाकात हुआ। और यह मुलाकात क्या था? देखो यह एक सीक्रेट मुद्दों पर चर्चा किया गया, और
एओ ह्यूम ने कहा कि भारत में जनता के बीच असंतोष काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी भारत में जो असंतोष की स्थिति है, डिससेटिस्फैक्शन की जो स्थिति है, भारतीय जनता में जो आक्रोश, जो गुस्सा की स्थिति है, यह 1857 की क्रांति जैसी स्थितियां हैं। यानी देश की जनता पुनः एक क्रांति कर सकती है। तो इसने एक रिपोर्ट सौंपा, गुप्त रिपोर्ट सौंपा एओ ह्यूम ने। उस गुप्त रिपोर्ट में कहा कि भारत में 1857 जैसी क्रांति की पुनः स्थिति बन रही है। हालांकि लिट्टन उस बातों पर ध्यान नहीं देता है। लिट्टन के बाद रिपन भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है, और रिपन के बाद भारत में लॉर्ड डफरीन गवर्नर जनरल बन के आता है। यानी भारत का वायसराय कौन बनकर आया? लॉर्ड डफरीन भारत का वायसराय बनकर आया। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, उस समय भारत का वायसराय कौन है? भारत का वायसराय लॉर्ड डफरीन है। वायसराय कौन है? डफरीन है। और इस डफरीन को मनाने की कोशिश किसने किया? इस डफरीन को मनाने की कोशिश सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने किया, और उनके द्वारा ही 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। और भारत के नेताओं को सम्मेलन के लिए बुलाया, अधिवेशन के लिए बुलाया। कहां पे? पूना में। पूना में तिथि निर्धारित की गई कि पूना में अधिवेशन कराया जाएगा, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, प्लेग बीमारी जो कि चूहों से फैलती है, जिसके कारण अधिवेशन का स्थान पूना से ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया? बंबई कर दिया गया। आज का मुंबई है, क्योंकि मुंबई का नाम देवी मुंबा के नाम पे रखा गया है। और पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के तौर पर देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए 3 सिद्धांतों की बात किया जाता है। पहला सिद्धांत है सुरक्षा कपाट सिद्धांत, जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, मैं इसे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखो, सुरक्षा कपाट सिद्धांत क्या कहते हैं उसको? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सुरक्षा कपाट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सुरक्षा कपाट सिद्धांत, इसी को क्या कहते हैं? इसी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी कहता क्या है? देखो, इस थ्योरी की चर्चा 1915 में, 1915 में एक पत्रिका आती थी यंग इंडिया। यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने एक लेख लिखा, और उसी लेख में इस सिद्धांत की चर्चा किया गया। यानी इस सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत की चर्चा कहां आई? ये सारे प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सिद्धांत की चर्चा किसमें किया गया? सिद्धांत की जो चर्चा है वो यंग इंडिया लेख में किया गया। यंग इंडिया का लेख, यंग इंडिया में लेख एक प्रकाशित हुआ, और इसमें जो लेख लिखा था वो लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने इस लेख में बताने की कोशिश किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। लॉर्ड डफरिन कौन है? भारत का वायसराय है। और क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये सिद्धांत है, ये इन्होंने, लाला लाजपत राय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी।
डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, ऐसा बताया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। यानी उन्होंने ये समझाने की कोशिश किया कि अंग्रेजों ने बहुत सोच विचार करके एक सुरक्षा वॉल्व के तौर पर कांग्रेस का गठन किया। ये सुरक्षा वॉल्व समझिए, एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ देश की जनता है। अब जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा, और जनता तो अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय है, क्योंकि कांग्रेस के पहले भारतीयों का कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था। हाँ, कई सारे राजनीतिक संगठन तो बनाए गए थे, यानी प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन तो था, लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पर था। कोई अखिल भारतीय स्तर पर संगठन देखने को नहीं मिलता है। यानी देश की जनता के द्वारा जो अपने अधिकारों की मांग थी, वो अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय देखने को मिलता है। तो अंग्रेजों को एक डर सताने लगा कि अगर ये देश की जनता अलग अलग जगहों पर अपनी मांग को रखेगी, इनकी मांगों को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, इनकी मांगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसे संगठन बना लेना चाहिए जिसमें पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व हो, पूरे देश की नेता का प्रतिनिधित्व हो, ताकि भारतीयों की समन्वित मांग एक साथ रखा जाए। और उसे कौन बात कर लेगा? कांग्रेस बात कर लेगा। यानी कांग्रेस को इन दोनों के बीच में लाया गया, अंग्रेज और जनता के बीच कांग्रेस को लाया गया। किस रूप में? एक बफर के तौर पर लाया गया। बफर समझते हो? बफर का मतलब होता है एक बीच में आ जाएगा। जैसे आप गौर करोगे कि जब पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, तो पति पत्नी के हाथों बहुत ज्यादा उसकी मार कुटाई ना हो जाए, वो बच्चे को अपने बीच में ले आता है। तो बच्चा क्या काम करता है? बच्चा बफर के रूप में काम करता है। यानी पत्नी के शौक को झेलने का काम बच्चा करता है, पति के पास नहीं पहुंच पाता। यही कॉन्सेप्ट आप यहां समझिए। यानी कि देश की जनता का जो शौक होगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वो आईएनसी एब्जॉर्ब कर लेगा, अंग्रेजों के पास नहीं पहुंच पाएगा। किसके पास? अंग्रेजों के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो आप इसे कह सकते हो कि आईएनसी का गठन जो है वो बफर जोन के रूप में किया गया है। इसके रूप में, बफर जोन के रूप में किया गया है। ये बफर है, और इसी को तो क्या कहते हैं? यही तो सेफ्टी वॉल्व है, सुरक्षा कपाट है, सेफ्टी वॉल्व। जैसे आप देखो, कुकर आपने देखा है, अरे कुकर में खाना खा खा करके इंसान कितना बीमार हो रहा है, आपने तो देखा ही होगा। तो कुकर में एक सीटी लगा होता है, सीटी देखा है? तो सीटी क्या करता है? जैसे ही अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सीटी निकलना, सीटी ऊपर उठता है और सीटी मारना शुरू कर देता है। होता है कि नहीं होता? तो वो क्या है? सेफ्टी वॉल्व है ना। जो सीटी है कुकर का, वो क्या है? वो सेफ्टी वॉल्व है, ताकि कुकर का प्रेशर समय समय पर रिलीज होता रहे। कुकर का प्रेशर समय समय पर रिलीज होता रहे। अगर प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो कुकर ही क्या कर जाएगा? एक्सप्लोड कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाएगा ना। तो ये कांग्रेस क्या है? ये कुकर की सीटी की तरह काम करेगा, जनता का आक्रोश को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और अंग्रेज क्या करेगा? अंग्रेज आईएनसी से बात कर लेगा। तो अब अंग्रेजों को जनता के विभिन्न वर्गों से बात करने की आवश्यकता नहीं है, जनता के विभिन्न वर्गों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या करेगा? वो सीधे सीधे आईएनसी से बात कर लेगा, क्योंकि आईएनसी कैसा है जी? आईएनसी एक अखिल भारतीय संगठन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? अखिल भारतीय संगठन, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखने को मिलता है। किसके तौर पर? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सुरक्षा कपाट सिद्धांत समझ में आया कि ये सुरक्षा कपाट सिद्धांत क्या है और क्यों गठित किया गया था, और इसके बारे में चर्चा किसने किया? लाला लाजपत राय ने। देखो, इस सिद्धांत की चर्चा इसलिए भी आ गई, यानी कि ये जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, इसकी चर्चा इसलिए भी मान्य मान ली जाती है क्योंकि इसका संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी है। दूसरा, स्थापना डफरीन के समय के प्रयासों से हुआ। और जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई में, यानी कि बॉम्बे में, उस समय
सरकार के सचिव ने भी भाग लिया था और कई सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया था। 1886 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो स्वयं डफरीन ने अधिवेशन में भाग लेने वाले लोगों को स्वागत किया था। जब कांग्रेस का अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया तो मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों को अपने यहां डिनर पर बुलाया था। अपने यहां क्या किया था? अपने यहां डिनर पर बुलाने का काम किया था। तो और शुरुआती समय में चौथा अधिवेशन को देख लो। फोर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले कौन है? एक अंग्रेज हैं। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, आप यह भी गौर करोगे कि आगे भी कई अंग्रेजों ने भाग लिया और 1912 के अधिवेशन में, जो कि बांकीपुर में अधिवेशन किया गया, बांकीपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया, कांग्रेस का जनक घोषित किया। 1913 में विलियम बेडरवर ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखा और विलियम बेडरवर ने अपने जीवनी में भी कांग्रेस की गठन में ए.ओ. ह्यूम की भूमिका पर विस्तार से चर्चा किया है। इस आधार पर यह लगता है कि यह जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है ठीक ही है। खैर, यह तो एक पक्ष हुआ। तो एक सिद्धांत क्या है? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत तड़ित झंझा सिद्धांत है, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। और गोपाल कृष्ण गोखले जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि देखो, भारत के लोग भी एक अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन गठित करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज अपने विरुद्ध ही आंदोलन चलाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर संगठन को गठित करने की आजादी क्यों देगा? यह अनुमति क्यों देगा? तो जब ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों के पास आया और कहा कि वो एक अखिल भारतीय संगठन गठित करने के पक्षधर हैं, तो भारत के लोगों ने भी ए.ओ. ह्यूम को तड़ित झंझा के रूप में प्रयोग किया, थंडर स्टॉर्म के तौर पर यूटिलाइज किया, ताकि ए.ओ. ह्यूम को अपना सुरक्षा ढाल बना करके भारतीयों ने अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन की नींव रखी। यानी किसको ढाल बनाया? तो भारत के लोगों ने ए.ओ. ह्यूम को अपनी ढाल बनाया, ये बात कहा जाता है। तो आप यहां देख सकते हो, भारतीयों ने अखिल भारतीय संगठन, अखिल भारतीय संगठन के गठन में ए.ओ. ह्यूम को ढाल के रूप में प्रयोग किया। ढाल के रूप में प्रयोग किया, यह देखने को मिलता है। यानी ए.ओ. ह्यूम को सुरक्षा कवच बना करके क्या किया? बच गया, ताकि शुरुआती समय में अगर भारत के लोग कोई अखिल भारतीय स्तर पर संगठन गठित करता तो फिर अंग्रेज ऐसे संगठन को आगे बढ़ने नहीं देता, उसे आगे पनपने नहीं देता, उसे आगे पनपने नहीं देता। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ए.ओ. ह्यूम को ढाल के रूप में उपयोग किया। तीसरा सिद्धांत रजनी पामदत्त ने दिया, षड्यंत्र का सिद्धांत। और रजनी पामदत्त कहती हैं कि अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ करके हमें अखिल भारतीय संगठन के रूप में कांग्रेस का झुंझुन्ना थमा दिया, ताकि हम इसमें ही उलझ कर रह जाएं और जो अंग्रेजों से हमारी मांग है वो मांग कहीं धूमिल हो जाए। मतलब क्या हो जाए? जैसे देखो, सिंपल सा मैं एक लॉजिकल एग्जाम्पल समझाता हूं कि आप माता पिता से बचपन में कोई बड़ा खिलौना मांग करते थे, तो पिताजी आपको कुछ छोटे छोटे खिलौने दे देते थे, फिर उस छोटे खिलौने में आप उलझ जाते थे और बड़े खिलौने की मांग ही आप भूल जाया करते थे। कुछ ऐसा ही होता था। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया? इसके लिए षड्यंत्र सिद्धांत का प्रयोग किया। देखो, सुरक्षा कपाट सिद्धांत समझ में आया, तड़ी झंझा मैं आपको समझाया, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं व्यवहारिक एग्जाम्पल से। आप देखोगे कि जब एक उम्र हो जाता है, बाल बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो पिताजी
माता जी को कहते हैं कि अरे बेटा के लिए कुछ बढ़िया मिठाई बना देती खाने के लिए, या कुछ बढ़िया खाना बना देती खाने के लिए। एक्चुअली में वो खाना खाने की इच्छा पिताजी की होती है, लेकिन चूंकि वो डायरेक्ट अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है कि माता जी से स्वीकृति ना मिले, तो वो क्या करते, इनडायरेक्ट बोलते हैं कि बहुत दिन हो गया बेटा को ये खाने का मन कर रहा होगा, और फिर क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में अपना काम करवा लेते हैं। यही काम भारत के लोगों ने किसके लिए किया, एओ ह्यूम को किया। एओ ह्यूम को अपनी सुरक्षा ढाल बना लिया, और सुरक्षा ढाल बना करके अखिल भारतीय स्तर पर संगठन का गठन करा लिया। और रजनी पामदत्त क्या कहती हैं कि षड्यंत्र किया, जैसे छोटा छोटा खिलौना पिताजी ने दे दिया ताकि आप उलझ जाओ और आप बड़े मांग की डिमांड छोड़ दो। तो ये षड्यंत्र का सिद्धांत, तो कांग्रेस की स्थापना से ये 3 सिद्धांत जुड़ा हुआ है।